गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक तत्व में, इससे पहले वीडियो में अपन ने डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं, डी ब्लॉक तत्वों के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक डिस्कस किया था। उसके बाद में प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण धर्म, अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर है। जैसे सबसे पहले परमाणवीय व आयनिक आकार, परमाणवीय व आयनिक त्रिज्या, परमाणवीय व आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, या अपन कह सकते हैं साइज, आकार। उसके बाद में दूसरा अपन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद में धात्विक प्रकृति, मेटेलिक नेचर, और धात्विक प्रकृति के बाद में ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अपन और उत्प्रेरकीय गुण है, रंग है, चुंबकीय प्रकृति है, अंतराकाशी यौगिक है, मिश्र धातुओं का निर्माण है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गुण है प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर परमाणवीय और आयनिक त्रिज्या क्या होती है। परमाणवीय या आयनिक त्रिज्या का मतलब किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक से कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, जैसे ये है नाभिक और इसके चारों तरफ ये कोश है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है ये कहलाती है परमाणवीय त्रिज्या। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर यदि आयन बन जाता है तो आयन की नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, तो किसी भी परमाणु या आयन की इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं परमाणवीय या आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ठीक है। और किसी भी उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन की त्रिज्या जो है वो उदासीन परमाणु से धनायन की त्रिज्या कम होती है। मतलब उदासीन परमाणु से धनायन का आकार छोटा होता है, क्योंकि धनायन तभी बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के धनायन बनेगा, मतलब उसका साइज है वो छोटा हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा। अब सामान्यतः जनरल कंसेप्ट में अपन देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल के कारण आकार है वो घटता जाता है, परमाणु आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण वर्ग में आकार में वृद्धि होती है। आवर्त में आकार घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने से आकार में वृद्धि होती है, आकार बढ़ता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये शक्ति वक्र में फैकोनी कुंचन। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रारंभ में आकार घटता है, मध्य में लगभग आकार समान रहता है, और अंत में आकार में वृद्धि होती है। ये इसमें पूछा जाता है कि प्रारंभ में आकार घटता है, मध्य में आकार लगभग समान रहता है, और अंत में आकार वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है तो समझना, जैसे अपन स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाए तो प्रारंभ में
प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी होती है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, ZF बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आने की कोशिश करता है और आकार घटता है। और यदि आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के कक्षक में जाता है तो वो बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रतिकर्षित करता है कि नाभिक है और ये कुछ कोश है। अब इसमें ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और आने वाला नया इलेक्ट्रॉन अंदर के कोश में प्रवेश करता है तो ये क्या करेगा, इस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा मतलब आकार को बढ़ाएगा। इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश ज्यादा लगता है तो नाभिकीय आकर्षण के कारण आकार में कमी होती है। इस श्रेणी में क्या होता है, जैसे अपन स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ZF जो है नाभिकीय आकर्षण बल ये परिरक्षण प्रभाव की तुलना में अधिक होता है। और नाभिकीय आकर्षण बल जब परिरक्षण प्रभाव की तुलना में ज्यादा लगता है इसका मतलब आकार में कमी होती है, आकार घटता है, परमाणु आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। लेकिन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मनफेकोनी इनके आकार लगभग समान है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाता है, इसलिए इनके आकार जो है वो लगभग समान होते हैं। और कॉपर से जिंक में क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक होता है। शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, मतलब आकार बढ़ेगा। मतलब आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कॉपर से जिंक का आकार बड़ा हो जाएगा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में ध्यान रखना, बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रारंभ में आकार घटता है, मध्य में लगभग समान रहता है और अंत में आकार में वृद्धि होती है। तो उसका कारण क्या है, प्रारंभ में बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ नाभिकीय आवेश अधिक होने से नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो परिरक्षण प्रभाव से अधिक लगता है, इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा है परिरक्षण प्रभाव से, तो आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है और मध्य में नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव का मान लगभग बराबर हो जाता है और अंत में कॉपर से जिंक की तरफ नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक हो जाता है, इसलिए अंत में आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज इसमें याद रखना, नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आने की कोशिश करता है, नाभिक की ओर आकर्षण लगता है तो आकार घटता है, और परिरक्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करता है, नाभिक से दूर जाने की कोशिश करता है तो आकार में वृद्धि होती है। दूसरा है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मतलब है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। और प्रथम संक्रमण श्रेणी में आकार लगभग समान होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा में कोई विशेष अंतर होता नहीं है। लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इनके आयनन ऊर्जा के मान होते हैं, और सामान्यतः इनमें NH2 विन्यास के कारण सभी तत्व अधिकांशतः +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। तो इसमें द्वितीय आयनन विभव जो है IE1 की अपेक्षा IE2 द्वितीय आयनन विभव के मान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्रोमियम और कॉपर का, तो क्रोमियम और कॉपर का द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा क्यों है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1 और कॉपर का होता है 3d10 4s1। अब प्रथम आयनन ऊर्जा का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, इसमें भी 4s1 से निकलेगा, तो ये है IE1, ये भी है IE1। अब इसके बाद में 3d5 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास हो जाएगा, ये पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास हो जाएगा। और अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास है तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए IE2 ज्यादा होगा IE1 से, क्योंकि क्रोमियम में और कॉपर में अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास को प्राप्त हो जाता है, इसलिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। तो आयनन ऊर्जा में क्या याद रखोगे? आयनन ऊर्जा है क्या? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए या हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर इनके आकार लगभग समान होने के कारण आयनन ऊर्जा में कोई विशेष अंतर होता नहीं है और लगभग इनके मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें अधिकांश तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने के कारण द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्रोमियम और कॉपर के अंदर द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो इस अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त होता है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। तो क्रोमियम और कॉपर में अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास प्राप्त होने के कारण द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। उसके बाद में तीसरा गुण है धात्विक प्रकृति, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक नेचर। अब इसके अंदर जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें सभी संक्रमण धातुएं हैं और मुख्यतः इसके अंदर निबिड़ संकुलित संरचना बनती है, तो BCC, FCC और HCP क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। BCC अंतः काय केंद्रित क्रिस्टल जालक, FCC या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेशियल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक या घनीय निबिड़ संकुलित जालक, और हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो संक्रमण धातुओं के अंदर मुख्यतः BCC, CCP या FCC और HCP प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचनाएं पाई जाती है, और मैग्नीज के अंदर D5 विन्यास के कारण अर्धपूर्ण स्थायी D5 विन्यास के कारण उसकी विशेष क्रिस्टलित निबिड़ संकुलित संरचना होती है। उसके अलावा संक्रमण धातुओं के अंदर प्रबल धात्विक गुण होता है, प्रबल धात्विक गुण होता है, या संक्रमण धातुओं में प्रबल धात्विक बंध होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता, और प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता के साथ साथ D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनमें धात्विक गुण प्रबल होता है, इसके अंदर धात्विक गुण है वो अधिक होता है। संक्रमण धातुओं के अंदर धात्विक गुण प्रबल क्यों है, धात्विक गुण अधिक क्यों होता है? तो कारण क्या लिखोगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता और D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के कारण, क्योंकि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धात्विक बंध उतना ही प्रबल बनता है। उसके अलावा प्रथम संक्रमण श्रेणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रारंभ में बाएं से दाएं जाएंगे
तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और मैग्नीज के बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो प्रारंभ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब धात्विक कठोरता में वृद्धि होती है, और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी इसका मतलब धात्विक कठोरता घटती जाती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में प्रारंभ में धात्विक कठोरता में वृद्धि होती है और अंत में धात्विक कठोरता में कमी होती है। घटती क्यों है तो उसका रीजन क्या दोगे? प्रारंभ में स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हैं तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण धात्विक कठोरता बढ़ती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण धात्विक कठोरता है वो घटती जाती है। उसके अलावा अगाध वर्धनीय तन्यता के गुण है ही। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर चौथी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। अब उसमें सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर जो तत्व है अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, तो उसके लिए एस कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ले। जैसे शक्ति वक्र में फैकोनी कुंजन, शक्ति वक्र में फैकोनी कुंजन। अब इसके अंदर इसमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, जैसे स्कैंडियम 21 तो 3D4S1 4S2 18 2 20 और 1 21, ये है 3D4S 18 2 20 और 2 22, 3D4S 18 2 20 3 23, ये क्रोमियम एक्सेप्शन है। तो 3D4S1 3D5, इसके बाद मैग्नीज 25 18 2 20 5 25, आयरन 3D4S, और इसके बाद में 18 2 20 और 6 26, और 3D4S 18 2 20 7 27, 3D4S 18 2 20 8 28, ये अपवाद है 3D4S1 3D10, और इसका हो जाएगा 3D4S2 3D10। अब इसमें क्या करते हैं, एस कक्ष डी कक्षक के अयुग्मित और एस कक्षक के कुल इलेक्ट्रॉन, जैसे एस कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने 2 2 2 1 2 2 2 2 1 और 2, और डी कक्षक में जो 3D है 3D उपकोष के अंदर जो डी कक्षक है उसमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले। ये इसके अंदर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, डी में 5 है, इसमें भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताने लगे तो इसके कक्षक लिख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 और 6, तो अयुग्मित कितने, ये तो युग्मित हो गया 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। 7 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, 8 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, 10 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, इसका भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। अब इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी शो करेगा, तो जहां पर 2 और 1 3, तो स्कैंडियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3, जैसे 2 और 2 4, 3 की +4, 3 2 5, अधिकतम +5, 5 और 1 6, अधिकतम +6, 5 2 7, अधिकतम +7, 4 2 6, अधिकतम +6, 3 2 5, अधिकतम +5, 2 2 4, अधिकतम +4, इसके अंदर +1 है ही और +2। अब इसमें स्कैंडियम के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए
तो स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, इसलिए स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाता है। उसके अलावा NH2 विन्यास के कारण सभी तत्व जो है प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या तो दर्शाते हैं ही, और प्लस 2 के अलावा इनके अंदर 3D और 4s में ऊर्जा अंतर कम होता है, और ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ये तत्व है वो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं। मतलब इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और परिवर्तनशील एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। मतलब ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दर्शा सकते हैं, ये जैसे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जैसे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जैसे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये जैसे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जैसे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जैसे प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 2 NH2 विन्यास के कारण दर्शाएगा ही। अब उसके अलावा केवल 2 तत्व ही है जो प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं, कि यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते स्थायी हो रहा है, तो एक तो कॉपर प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, और यहाँ पर एक क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो ये प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या है, जो कुछ अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या। अब इस टेबल में से जो क्वेश्चन बनता है वो अपन डिस्कस करते हैं, फिर मैं ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर इसकी और प्रॉपर्टीज को बताता हूं। सबसे पहले इसमें प्रश्न बनता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर कौन से तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते हैं। तो एक तो स्कैंडियम है प्लस 3 दर्शाता है, और एक जिंक है जो प्लस 2 ही दर्शाता है। तो स्कैंडियम प्लस 3 ही दर्शाता है, और जिंक जो है वो प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या ही दर्शाता है। तो स्कैंडियम और जिंक जो है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें भी प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, लेकिन वो अस्थायी होने के कारण इसको नहीं लिखते, क्योंकि 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो ये स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, इसलिए स्कैंडियम की प्लस 3 ऑक्सीकरण संख्या ही लिखी जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर कौन से तत्व है जो प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। तुम्हें 2 तत्व दिखाई देंगे, दोनों अपवाद है क्रोमियम और कॉपर, जो प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसके अलावा कोई तत्व नहीं है जो प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। उसके बाद में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो मैग्नीज आपका उत्तर होगा। मैग्नीज जो है वो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है प्लस 7। ठीक है, डी ब्लॉक का पूछ ले तो ये उत्तर नहीं होगा। यदि पूछ ले कि डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो रूथोनियम और ऑस्मियम की याद रखना, जो प्लस 8 होती है। रूथोनियम और ऑस्मियम इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस 8 होती है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी में पूछे तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज की होती है प्लस 7, क्योंकि इसके अंदर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास है, और एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम ये प्लस 7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। उसके अलावा इस टेबल में से जो क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, परंतु मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ये देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है 3 4 5 6 7, और मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण संख्या घट रही है 7 6 5 4 2 2। इसका कारण क्या है? क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज तक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है 1 2 3 5 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है।
और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। युग्मन होने के कारण क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, 4 3 2 0 0। तो इस प्रकार से स्कैंडियम से मैग्नीज तक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है और मैग्नीज के बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। उसके अलावा इसमें इन संक्रमण धातुओं के जो अधिकांश यौगिक है वो ऑक्साइड या फ्लोराइड क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसका कारण क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वो छोटे आकार के होते हैं और अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है छोटे आकार के तथा अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इनके अधिकांश यौगिक जो है वो ऑक्साइड या फ्लोराइड होते हैं, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इनके स्थायित्व में वृद्धि होती जाती है। उसके अलावा इनमें संक्रमण धातु जो है ये 3D श्रेणी, ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कम है, +1 +2 +3 +4, तो ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है +5 +6 +7, वैसे वैसे सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है। उसके अलावा यदि इसमें धातुओं के ऑक्साइड दे दे और अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी प्रकृति पूछ ले, तब इसमें ध्यान रखना जिन संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड में धातु का ऑक्सीकरण अंक +1 +2 है, इसका मतलब वो क्षारीय प्रकृति को बताता है। और जिनका ऑक्सीकरण अंक +3 +4 है वो उभयधर्मी प्रकृति को बताता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों। और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा +5 +6 +7, तो ये अम्लीय गुण को बताता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लिए, Cu2O जैसे टाइटेनियम O, इसी प्रकार से जैसे Cr2O3, Fe2O3, TiO2, जैसे Mn2O7, जैसे CrO3, ठीक है, कोई भी लिख दो जिसमें। तो इनकी धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, O का -2 होता है, 2x -2 पक्षांतर करोगे, 2x बराबर 2, x बराबर इसका आ रहा है +1, -2 को पक्षांतर किए +2, यहाँ पर 3 दूनी 6 में 2 का भाग दिया +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर 3 दूनी 6 +6, 7 दूनी 14 में 2 का भाग दिया +7। तो जिन धातुओं के ऑक्साइड में धातु का ऑक्सीकरण अंक +1 +2 है, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति को बताएगा, +3 +4 वाले उभयधर्मी प्रकृति को बताएंगे, और +5 6 7 है वो अम्लीय प्रकृति को बताएंगे। मतलब जैसे जैसे इन संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्षारीय गुण घटता जाता है और अम्लीय गुण है वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा कुछ यौगिकों में इन संक्रमण धातुओं के ऑक्सीकरण शून्य भी होते हैं। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनिल, जैसे FeCO5, आयरन पेंटाकार्बोनिल, जैसे CO6, कोबाल्ट हेक्साकार्बोनिल, या IUPAC नोमेनक्लेचर भी अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो टेट्राकार्बोनिल निकल 0, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, हेक्साकार्बोनिल कोबाल्ट 0। तो ये जो संकुल यौगिक है NiCO4, FeCO5, CO6, इसमें निकल, आयरन और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। इसमें NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण 0 है, FeCO5 में Fe का ऑक्सीकरण 0 है, और CO6 में CO कोबाल्ट का ऑक्सीकरण 0 है। ये CO ये कार्बोनिल लिगेंड है,
उदासीन होता है। तो ये इस संक्रमण धातुओं के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है, क्यों दर्शाता है? NH2 विन्यास के कारण सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्रोमियम और कॉपर के अलावा कोई तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते नहीं है। और 3D 4s कक्षक के अंदर ऊर्जा अंतर कम होने के कारण स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए S से इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। तो ये एक से अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने का भी इसमें गुण होता है। उसके अलावा इसके अधिकांश यौगिक ऑक्साइड या फ्लोराइड क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और अपेक्षाकृत अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। और इनके अंदर जो इन संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी तीनों प्रकृति को शो करते हैं। तो जिन संक्रमण धातु के ऑक्साइड जिनका ऑक्सीकरण कम है, +1 +2, वे क्षारीय प्रकृति को दर्शाएंगे। 3, 4 वाले वो उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाएंगे। 5, 6, 7 है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगे। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वैसे क्षारीय गुण घटता है और अम्लीय गुण बढ़ता है। उसके अलावा ये संक्रमण धातु जो है आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कम है तो आयनिक प्रकृति को दर्शाते हैं और जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो सहसंयोजक प्रकृति को दर्शाते हैं। तो अपने आज के वीडियो में अपन ने प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर जो गुण धर्म में परमाणु आयनिक त्रिज्या, उसके बाद आयनन ऊर्जा, उसके बाद में धात्विक प्रकृति और ऑक्सीकरण अवस्था को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्प्रेरकीय गुण, रंग, चुंबकीय गुण और अंतराकाशी यौगिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।